Hello, sixth graders. Hope you all are well at your home and doing very well at your places. So, today we are going to start a new chapter in this history, the post Mauryan period. The most, the post Mauryan period, which means after the Mauryan period. So, as you know, that student, this is your introductory video of this chapter. Okay. This lesson consists all details of post-Mauryan period and the dynasties which succeed after the decline of Mauryan's founder. इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, वो सभी डायनेस्टीज़ जो किसके बाद रेज्ड हुई थी, आपकी मौर्य एम्पायर के बाद रेज्ड हुई थी. हमने इससे पहले पढ़ा था द फर्स्ट एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़े थे, द थ्री प्रोमिनेंट रूलर्स. द फर्स्ट वन इज़ द चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंदुसार, देन द लास्ट वन इज़ द अशोका. Okay, the Mauryan Empire, which formed around 321 BCE and ended in 185 BCE, was the first pan-Indian empire. जो आपका पहला मौर्य एम्पायर था वो 321 BCE से लेकर के 185 BCE तक चला था. ओके, उसके बाद let's take a time scale here. So this is the history and today we are here 2020. Okay, and this is the 0. हम बात कर रहे हैं इसमें BCE के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ से 321 से BCE से लेकर के 185 BCE तक आपका मौर्यन एम्पायर चला था. इस एज को हमने क्या कहा था, मौर्यन एम्पायर कहा था, जो फर्स्ट मौर्य एम्पायर था. उसके बाद यहाँ से लेके अराउंड 300 तक आप इसको अगर एवरेज लेके चलो, एस्टिमेट लगा के चलिए 300 तक, तो इस बीच में कोई भी एक रूलर नहीं था, कोई भी ऐसा राजा या फिर एम्पायर नहीं था जो इस पूरे एज को एक साथ जिसने क्या करा हो, रूल किया हुआ, जस्ट लाइक द चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका. नो वन आर कॉम्पिटिटिव लाइक दैम. सो इस टाइम पे जो ये टाइम था अराउंड 500 ईयर्स का, तो इस टाइम पे बहुत सारे डायनेस्टीज़ आपकी रेज्ड हुई, बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे किंगडम्स में क्या हो गई थी, डिवाइड हो गई थी. ओके, इसको कई हिस्टोरियंस ब्लैक एज के नाम से भी जानते हैं. इस एरा को हम ब्लैक एज के नाम से भी जानते हैं. फिर अराउंड 300 ईयर के अराउंड CE के अराउंड आपका गुप्ता पीरियड स्टार्ट हो जाएगा. तो इस चैप्टर में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है पोस्ट मौर्यन पीरियड. मतलब मौर्य पीरियड के बाद, आफ्टर द मौर्यन पीरियड, व्हाट वाज देयर लाइफ एंड व्हाट वर द डायनेस्टीज वर अरेंज्ड देयर, हम उसके बारे में इस एज में पढ़ेंगे. इससे पहले हमने पढ़ा था लाइफ एंड विलेज टाउन के बारे में पढ़ा था, जिसमें मौर्यन एम्पायर के बाद कौन कौन से विलेजेस में चेंजेस आए थे, कैसी उनके लाइफ में उसका इम्पैक्ट पड़ा था, हमने ये सब पढ़ा था. अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसी छोटी छोटी डायनेस्टीज़ जो आपकी किसके बाद रेज्ड हुई थी, आफ्टर द मौर्यन एम्पायर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तमिल खम और द तमिल रीजन नोन टुडे एज अ साउथ इंडिया. तमिल खम या फिर तमिल रीजन, डू यू नो तमिल? तमिल आप देखोगे आज, तो अगर हम तमिल रीजन के बारे में जब बात करते हैं, इट मीन्स वी वर टॉकिंग अबाउट द साउथ इंडिया. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, साउथ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, नोन एज अ साउथ इंडिया. येस, एज यू नो दैट कि लेट्स ड्रॉ अ रफ sketch of our India. I know that my drawing is so bad. Okay, लाइक दिस. सो यहाँ से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, एंड जो हमारा ये एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं साउथ इंडिया.
इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, साउथ इंडिया, क्योंकि ये कहाँ पे किस डायरेक्शन में आ रहा है, साउथ डायरेक्शन में आ रहा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा है। ये इंडिया है, इंडिया के साउथ डायरेक्शन में जो आ रहा है ये साउथ इंडिया है। एंड अपर पार्ट को हम नॉर्थ इंडिया बोलते हैं बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ दैट पार्ट इज़ नॉर्थ, सो दिस इज़ द नॉर्थ इंडिया, दैट इज़ अवर वेस्ट इंडिया एंड इट इज़ अवर ईस्ट इंडिया। ओके, सो तमिल रीजन, मतलब तमिल खम के बारे में बात कर रहे हैं, जो तमिल रीजन में पड़ता था, जिसके आज हम क्या कहते हैं, साउथ इंडिया बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, साउथ इंडिया। लाइज साउथ ऑफ कृष्णा रिवर, जो किसके पास रहता है, आपका कृष्णा रिवर के पास ये रीजन आपका लाइज करता है, मतलब रहता है, कृष्णा रिवर के पास आपका ये है। इट वॉज रूल्ड बाय द चोलास, चेराज एंड द पांड्याज। इस पीरियड में हम 3 मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे इस एराज में। द फर्स्ट वन इज़ द चोलास, चेराज एंड द पांड्याज। ओके, जिसको इस रीजन को मोस्टली किसने रूल किया था, चोला ने, चेराज ने एंड द पांड्याज। The Sangam literature is our main source of information about these dynasties and main source। संगम लिटरेचर क्या है, हमारे पास एक मेन सोर्स है जो हमें किसके बारे में जानकारी देती है, इन सारी डायनेस्टीज़ के बारे में हमें जानकारी देती है। ओके, संगम लिटरेचर, लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। जब आपको हिस्ट्री के बारे में पढ़ना होता है या फिर ज्योग्राफी के बारे में या फिर सिविक्स के बारे में, तो हम मोस्टली क्या लेते हैं, अपनी लिटरेचर उठाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री लिटरेचर हम लेते हैं। तो हर किसी के पास, हम जैसे पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हम हिस्ट्री लिटरेचर लेते हैं, जिसमें हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं कि पहले कौन सा एरा था, एशियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर मॉडर्न हिस्ट्री। तो उसके लिए हमारे पास एक लिटरेचर होता है, मतलब एक बुक होती है जिसमें ऑल ओवर हमें क्या दिया जाता है, एक नॉलेज दी जाती है, एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ओके, जस्ट लाइक दैट संगम लिटरेचर, तो उस टाइम पे क्या था, संगम लिटरेचर था, जैसे हिस्ट्री लिटरेचर एज इट इज़ संगम लिटरेचर है, जो हमारी मेन सोर्स है, जो हमें चोलास, चेराज एंड पांड्याज डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। दिस पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ तमिल खाम इज़ दस नोन एज अ संगम एज। जो पीरियड हम इस हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, मतलब तमिल खम के बारे में पढ़ने वाले हैं, इस पीरियड को हम संगम एज कहते हैं। और जो हमें इसका मेन सोर्स है, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, दैट इज़ संगम लिटरेचर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, द संगम टेक्स्ट। द संगम टेक्स्ट बुक्स। ओके, द वर्ड संगम मीन्स असेंबली। जो आपका संगम मीन्स क्या होगा, असेंबली, और असेंबली मीन्स क्या होता है, आपका कलेक्शन होना या फिर किसी चीज़ों का इकट्ठा होना। इन हिंदी इट मीन्स द इकट्ठा होना। About 2200 years ago, there was a gathering of the Tamil poets and scholars under the patronage of the Pandya kingdoms. It means we were talking about the Pandya kings, the Pandya's era, when the normally peoples gathered in an assembly, means assemble by themselves to organize a Tamil poets and scholars. ओके, किसको ऑर्गेनाइज की जाती है बाद में, तमिल पोएट्स एंड स्कॉलर्स। जैसे उनका एक नॉर्मली गेट टुगेदर होता था, जिसमें बहुत सारे तमिल पोएट्स या फिर स्कॉलर्स, मतलब स्कॉलर्स आप कह सकते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, वो क्या करते थे, इस पैट्रोनेज के अंदर आपके गैदरिंग होती थी उनकी। एंड वहाँ पे क्या होता था, जब सारे पढ़े लिखे गायक, कवि, सब लोग यहाँ पे इकट्ठे होते थे, असेंबल्ड होते थे। परहैप्स थ्री सच असेंबलीज वर हेल्ड। ऐसी क्या होती थी, 3 असेंबलीज होती थी। कैसी, जैसे तमिल पोइट्स की, स्कॉलर्स की, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द पांड्या किंग्स में। ओके, द वर्क्स कंपोज ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 असेंबलीज आर लॉस्ट। ऐसी 3 असेंबलीज क्या की गई थी, हेल्ड की गई थी। 3 असेंबलीज आपकी यहाँ पे हेल्ड की गई थी, जिसमें से पहली 2 जो हैं वो लॉस्ट हो चुकी हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 असेंबलीज वर लॉस्ट, इट मीन्स दे अनमिस्टेकली लॉस्ट इट दैम,
कि उन्होंने उसको खो दिया या फिर वो खो गई हैं। द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेंबली वाज द हेल्थ समटाइम बिटवीन द 100 CE एंड 250 CE। उसके बाद जो पहले दो की थी वो तो हम लॉस्ट हो चुकी है, वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग about the first two assemblies, but the third one is the most important assembly because it held between the 100 CE to 250 CE, जो इतने से इतने मतलब 100 CE से लेके 250 CE के बीच में रही है एट द मदुरई। कहाँ पे थी ये थर्ड असेंबली आपकी, कहाँ पे ली गई, मदुरई में। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट कि आपकी थर्ड असेंबली 100 CE से लेके 250 CE तक के बीच में रखी गई थी एंड वेयर द प्लेस, मदुरई। कहाँ पे, मदुरई में। Over 2000 poems were composed in Tamil during these assemblies, एंड जो ये असेंबलीज थी यहाँ पे क्या होता था, 2000 पोएम्स को क्या किया गया था, कंपोज मतलब होता है बनाना। क्योंकि बहुत सारे पोएट्स थे तो ऑफकोर्स दे विल डू देयर वर्क, दे हैड टू डू देयर वर्क। सो उन्होंने क्या किया था, 2000 पोएम्स को कंपोज किया गया था एंड लेटर दिस पोएम्स वर कंपाइल्ड इनटू मैनी बुक्स। और इन्हीं पोएम को बाद में क्या गया था, कंपाइल मतलब कि एक बुक में इकट्ठा करके रख दिया गया था। दिस इज़ नोन एज द संगम लिटरेचर, और बाद में इसको क्या बोला गया, संगम लिटरेचर। द पोएम्स were compiled in many books and later it is known as the Sangam literature. Now I hope you will get the idea what is the Sangam literature. Sangam literature means when the third assembly held, and that time around 2000 poems were composed. All the poems were compiled into many books and later these books known as the Sangam literature that tell us about the society and culture of that period, जो हमें क्या बताती है, उस टाइम के कल्चर एंड सोसाइटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। द संगम टेक्स्ट आर द अर्लीस्ट वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर अवेलेबल टुडे। संगम टेक्स्ट आपके सबसे पहले वर्क है जो तमिल लिटरेचर में काम किया गया था एंड ये स्टिल आपके लिए अवेलेबल है। Now let's move to the another topic. The three kingdoms of the Tamil Kham, the Cholas. Okay, now we will talk about the three kingdoms of the Tamil Kham, means Tamil region, the South India, the most ruled dynasties. The first one is the Cholas. The Chola ruled in the Kaveri Delta. जो आपके चोला हैं उन्होंने कहाँ पे रूल किया था, कावेरी डेल्टा। कावेरी is the name of the river. ओके, एंड देयर कैपिटल वाज उरायूर। उनकी कैपिटल क्या थी, उरायूर थी। ओके, सो कीप इन योर माइंड दैट द चोलाज रूल्ड इन द कावेरी डेल्टा एंड their capital was Urayur. The most powerful Chola king was Karikala. चोला किंग में मोस्ट पावरफुल किंग कौन सा था, मतलब चोला के टाइम पे ये थे आपके कारिकला। द नेम ऑफ द चोला किंग इज द कारिकुला हु इज द मोस्ट पावरफुल चोला किंग। ही फॉस्ट अगेंस्ट द चेराज एंड द पांड्याज। किसके अगेंस्ट लड़े थे वो, चेराज एंड पांड्याज, जो अदर टू डायनेस्टीज हैं इनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। He even attacked Sri Lanka and occupied a part of it, Sri Lanka. So Sri Lanka is a neighboring country of India at the साउथ एरिया में श्रीलंका हमारी एक नेबरिंग कंट्री है जहाँ पे कारिकला ने वहाँ पे भी अटैक किया था और उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या करा था, ऑक्यूपाइड मतलब अपने अंदर ले लिया था, मतलब अपने जो उनका राज्य था उसके अंदर ले लिया था। ही कंस्ट्रक्टेड मैनी रोड्स एंड एनकरेज्ड ट्रेड विद अदर रीजन्स। उन्होंने बहुत सारी रोड्स क्या की थी, कंस्ट्रक्ट की थी। क्यों करी थी, क्योंकि इससे क्या हो सकता था, वो जो दूसरे रीजन थे उनके साथ अपना ट्रेड, अपना व्यापार को क्या कर सकते थे, बढ़ा सकते थे। एंड पुहार और कावेरी पटना वॉज इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस पीरियड की सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी कौन सी थी, पुहार और द कावेरी पट्टनम। वो क्यों थी, क्योंकि ये दोनों सिटी आपकी किस साइड पड़ती हैं, पोर्ट सिटी, मतलब कि आपकी पोर्ट सिटी जहाँ से क्या हो सकता था, ट्रेडिंग मतलब व्यापार होता था दूसरे रीजन्स में, किसके थ्रू द वाटर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि चोलास क्या है। चोला का जो चोला है उसका मोस्ट फेमस किंग या फिर पावरफुल किंग कौन था आपका, कारिकला, जो किसके अगेंस्ट लड़ा था, चेराज एंड पांड्यास की।
और वो कहाँ तक पहुँच गए थे, आपके श्रीलंका तक पहुँच गए थे, जिसका मोस्ट ऑफ द पार्ट उन्होंने अपने अंडर ऑक्यूपाइड कर लिया गया था। उसके अलावा उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे रोड्स को बनाए गए थे। रोड्स उन्होंने क्यों बनाए, ताकि वो दूसरे रीजन्स के साथ ट्रेड कर सकें। एंड द इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ दिस पीरियड वाज पुहार एंड द कावेरी पट्टनम। तो ये तो आपके पहले थे चोलास, जिसके बारे में हमने बात करी थी। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर वन, दैट इज़ द चेराज। द चेरा वर ऑल्सो नोन एज केरला पुत्रा। अब चेराज को क्या कहा जाता था, केरला पुत्रा कहा जाता था। क्यों कहा जाता था इसे केरला पुत्रा, क्योंकि ये किस तरफ थे, ये केरला जो आपका आज स्टेट है ये उसमें थे, मतलब इस एरिया में थे, तो इसलिए उनको केरला पुत्रा भी कहा जाता था। किनको, चेराज को। चेराज वर ऑल्सो नोन एज द केरला पुत्राज। दे रूल्ड ओवर प्रेजेंट डे केरला। उन्होंने कहाँ रूल किया था, जहाँ आज आप किस नाम से जानते हो उसे, केरला, दैट्स अ स्टेट ऑफ अवर कंट्री, एंड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु। और उसका कुछ पार्ट कहाँ पे किया था रूल, तमिलनाडु के भी कुछ पार्ट में रूल किया गया था। अब आप देख सकते हो दैट इज़ द पार्ट ऑफ अवर साउथ इंडिया, जो आपके बिल्कुल कहाँ पे, साउथर्न पॉइंट में है। वंजी वाज द देयर कैपिटल। वंजी क्या थी, चेराज की कैपिटल थी। द मोस्ट फेमस चेरा किंग वाज द नेदुन चेरालदनम। कौन था इसका मोस्ट फेमस चेरा किंग, आपके था नेदुन चेरालदन। ये आपके इनके मोस्ट फेमस किंग थे। ही फॉट अगेंस्ट द चोलाज एंड पांड्याज। ऑफ कोर्स यहाँ पे तीन ही सबसे ज़्यादा फेमस किंग्स हैं, कौन है, चोलाज, चेराज एंड पांड्याज। सो इन्होंने भी किसके साथ अगेंस्ट ये गए थे, दे फॉट अगेंस्ट द चोलाज एंड द पांड्याज। बट वाई वर दे ऑलवेज फॉट विद ईच अदर, टू ऑक्यूपाइड द मोर स्पेस इन देयर एम्पायर। अपने एम्पायर, अपने उसमें किसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सके, स्पेस को क्या कर सके, ऑक्यूपाई कर सके। इवन कैप्चर्ड अ रोमन फ्लीट। उन्होंने साथ में क्या कैप्चर्ड किया था, अपना रोमन फ्लीट। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द रोमन फ्लीट। फ्लीट मीन्स ग्रुप ऑफ नेवल शिप। ओके, जिसको हमने रोमन नेवी, अब हम किसके नाम से, रोमन नेवी के नाम से जानते हैं, जो किसके साथ कैप्चर्ड कर गए थे, आपके चोलास के साथ। ओके, द चेरा रूलर एनकरेज ट्रेड, दे ट्रेडेड विद द रोमन एंड इजिप्ट। चेराज ने भी किसको एनकरेज किया था, ट्रेड मतलब व्यापार को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया था। एंड दे स्टार्टेड द वर्क विद द रोम एंड द इजिप्ट। रोम एंड इजिप्ट के साथ उन्होंने अपना ट्रेड स्टार्ट किया था। और ये कैसे किया था, क्योंकि ये आपके मोस्टली किस तरफ थे, नीचे साउथ की तरफ थे, एंड थ्रू द ओशियन दे स्टार्ट विद देयर ट्रेड विद द रोमन एंड द इजिप्ट। नाउ द लास्ट किंगडम ऑफ द तमिलखम इज द पांड्याज। द पांड्याज कंट्रोल द रीजन अराउंड मदुरई। जो पांड्या था उन्होंने कहाँ का रीजन कैप्चर्ड किया था, आपका किसके ऊपर उनका ज़्यादा कंट्रोल था, मदुरई। मदुरई आपका उस टाइम का मोस्ट फेमस पार्ट था, जिसको बहुत सारे मतलब चेराज, चोलाज, पांड्याज, इन सब ने क्या करा, कैप्चर्ड करने के लिए हमेशा लड़ते हैं। तो इसको किसने कंट्रोल किया था, मदुरई ने, सॉरी पांड्याज ने। किसको, मदुरई को। अकॉर्डिंग टू मैगथनीज द किंगडम वाज रूल्ड बाय द वुमन हु हैड अ लार्ज आर्मी। मैगथनीज के अकॉर्डिंग द किंगडम, जो ये किंगडम है वो किसने रूल किया गया था, वुमन हु हैड अ लार्ज आर्मी। एक वुमन के थ्रू ये रूल्ड किया गया था, जिसके पास बहुत ज़्यादा बड़ी एक आर्मी थी। नाउ द क्वेश्चन इज, हु इज मैगथनीज। Megasthenes was the Greek ambassador who worked under the चंद्रगुप्त मौर्य। जो किसके अंडर, के अंडर काम करता था, आपका चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर काम करता था। तो उसके अकॉर्डिंग जो ये किंगडम है किसने रूल किया गया था, वुमन ने, एक वुमन, एंड हु हैड अ लार्ज आर्मी, जिसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी। नेदुनचज़ायान वाज अ पावरफुल रूलर ऑफ द पांड्या डायनेस्टी। नेदुनचज़ायान आपका क्या था, एक पावरफुल रूलर था पांड्या डायनेस्टी के। एज यू कैन सी दैट ऑल किंगडम्स हैव अ ग्रेट एंड मोस्ट पावरफुल किंग, ऑल ऑफ दैम। इन सब में कोई ना कोई एक क्या है, एक पावरफुल रूलर है, जो इनमें बहुत ज़्यादा फेमस या फिर पावरफुल रहा है। He is said to have defeated both the Cholas and the Cheras.
उसने क्या किया था, दोनों को ही, चोलास एंड चेरास को दोनों को ही डिफीट मतलब हरा दिया था। ही वॉज ऑल्सो अ पैट्रन ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर। और पैट्रन मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, जिसको बहुत ज़्यादा मीन्स फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है। जो आपका क्या था, आर्ट एंड लिटरेचर का बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ था, कौन था वो, नेदुन चज़ान। द थर्ड संगम एट मदुरई वॉज प्रॉबली हेल्ड व्हेन ही वाज द किंग। तो ये आप कह सकते हो जो थर्ड संगम था वो कब हुआ था, एट मदुरई में, जब कौन था वहाँ का राजा, नेदुन चज़ान। क्यों हुआ था, क्योंकि उसे आर्ट एंड लिटरेचर का बहुत ज़्यादा शौक था। दैट्स वाई वी कैन से दैट द थर्ड संगम at the Madurai was probably held when he was the king. The kingdom was famous for the pearls. It exported pearls to Rome. And ये kingdom किस लिए ज़्यादा famous था, pearls मतलब जो कह सकते हो आप मोती, उसके लिए बहुत ज़्यादा famous था। It was exported pearls to Rome. और ये कहाँ export किए जाते थे, कहाँ भेजे जाते थे, रोम। रोम के साथ इनका देख सकते हो पहले से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड रहा है रोम एंड इजिप्ट के साथ। तो यहाँ से वो रोम जाते थे, एक्सपोर्ट किए जाते थे। सो नाउ दीज आर दी थ्री किंगडम्स ऑफ तामिलखम, द चोलास, चेराज एंड द पांड्याज। द चोलास हैज़ द मोस्ट पावरफुल किंग was Karikala. Chera's most famous Chera king was Nedun Cheraladhan. The Pandyas has the most powerful ruler, that is Nedun Chazan. So that's all for today. I hope you will understand. Okay.